पात्र अध्यापकों ने खत्म की अपनी हड़ताल। समस्या सुलझाने के लिए सीएम ने मांगा 1 महीने का वक्त। रेवाड़ी में देश की पहली सीएनजी ट्रेन की शुरुआत। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। प्रदेश में थानों को हाईटेक करने की योजना पर लगा ग्रहण। पावर कट के कारण कंप्यूटर ठप। एफआईआर दर्ज होने में हो रही है देर। गुड़गांव में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। मौके से हमलावर फरार। पुलिस ने शुरू की जांच। और प्रदेश भर में मनाई जा रही है लोहड़ी। करनाल में बेटियों के नाम मनाया गया पर्व। राज्यपाल ने की शिरकत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आयशा हनफी। पंचकुला में पात्र अध्यापक संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। हरियाणा शिक्षक चयन बोर्ड की ओर से दूसरी चयन सूची जारी किए जाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पात्र अध्यापकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बैठक के बाद अध्यापक संघ ने कहा कि सीएम ने समस्या सुलझाने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा है। बैठक के बाद संघ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। सीएम खट्टर ने खुद संघ के प्रधान, संगठन सचिव और एक महिला अध्यापक को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया, जबकि बाकी अनशनकारियों को पंचकुला की एसडीएम और तहसीलदार ने जूस पिलाकर अनशन को खत्म करवाया। कि सरकार कोई ठोस कदम उठाने के मूड में कुछ कहना चाहेंगे जी, धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार जी, उसके लिए हम अगर सरकार 1 महीने के अंदर अंदर हमारा समाधान कर देती है तो उसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और लोहड़ी और मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आगे मान लो अगर 0.1% भी लगाया जाएगा, कल को डिमांड नहीं मानी जाती 1 महीने तक, तो फिर क्या रहेगा जी? अगर 1 महीने के बाद हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो उसके बाद में जो हमारी रणनीति होगी, वो जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, वो बैठ के हम उसका फैसला करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंचकुला से हमारी सहयोगी शशि किरण जुड़ रही हैं। जी शशि, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इस अनशन को खत्म कर दिया गया है, तो मुलाकात जब हुई तो क्या कुछ बातें हुई? जी आयशा, जिस तरीके से पिछले 10 दिन से जो अपनी मांगों को लेकर जो है जेबीटी की जो दूसरी चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर पंचकुला में बैठे हुए थे और नित्य जो है नए हथकंडे अपना, कभी बाल मुंडवा कर, कभी भीख मांगकर, तो कभी बूथ पॉलिश कर सरकार के जो खिलाफ है अपना जो रोष जाहिर कर रहे थे। तो उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने इनसे जो मुलाकात की है, 1 घंटे इनकी जो बातचीत हुई है, तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया कि उन्हें 1 महीने का समय दिया जाए। उसके बाद जो इन्हें किसी भी कीमत पर जो निराश नहीं किया जाएगा, जिससे ये लोग जो है काफी संतुष्ट नजर आए और उसके बाद इन्होंने जो आमरण अनशन को खत्म कर दिया है। तो 1 महीने का वक्त मांगा है, उसके पीछे क्या कुछ वजह है जो मुख्यमंत्री ने इनकी मांगे मानने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा है? जी आयशा, जिस तरीके से पहले जो पिछली सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से भर्तियां हुई थी, तो उसमें कई अनियमितताएं थी। जैसे लोगों ने जो सर्टिफिकेट दिए थे, कहीं जो है फेक सर्टिफिकेट दिए थे, फोर्ज करके दिए थे, कईयों के जो डिग्रियां हैं वो भी कई जाली हैं। तो उन सबकी जो वेरिफिकेशन जो की जानी है, उसके लिए जो तकरीबन 1 महीने का तो समय इनका जो सरकार ने मांगा है, तो उनका ये कहना है कि 1 महीने में पूरी वेरिफिकेशन करके जो सही पात्र है, जो योग्य स्टूडेंट है, जो योग्य अध्यापक है, उनको जो है नौकरी दी जाएगी। दूसरी सूची जारी करने के अलावा भी क्या अनशनकारियों की कुछ मांग थी जो उन्होंने सीएम के सामने रखी है? जी ऐसा, इनकी सिर्फ एकमात्र मांग थी, क्योंकि इनमें 1750 जो अध्यापक थे, कुल 9870 अध्यापकों में से बाकियों को जो पहले ही पिछली जो सरकार के कार्यकाल में जो उनका चयन किया जा चुका था, तो इनकी यही मांग थी कि हमारे साथ है जो दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, क्यों हम लोगों के साथ जो इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, और हमें भी जो चयन सूची जारी करके हमें भी कम से कम ये भरोसा दिलाया जाए कि हम लोगों को भी जो नौकरी मिल जाएगी। उसी के बारे में जो आज सरकार से मुख्यमंत्री से इनकी जो बातचीत हुई है, और बातचीत में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिलाया कि अगर आप सही पाए जाते तो आपको हर हाल में जो नौकरी दी जाएगी, जो नियम और कायदे कानून बनते हैं उनके तहत, तो उससे ये काफी संतुष्ट थे। और उसके बाद इन्होंने फैसला लिया आमरण अनशन को खत्म करने का। तो आपकी उन अध्यापकों से भी बात हुई होगी जो इस वक्त अनशन पर बैठे हुए थे, कितना संतुष्ट दिखे वो?
जी ऐसे जिस तरीके से उन लोगों से हमारी बात हुई तो काफी वो खुश नजर आ रहे थे। उनका यही कहना था कि मुख्यमंत्री से घंटा भर जो उनकी जो बातचीत हुई है, हर मुद्दे पर, हर पहलू पर जो उन्होंने इशू उठाए थे और उनको भी इन्होंने मतलब काफी जो अच्छे से इनकी बात हुई है और सकारात्मक जो रवैया सरकार का इनको नजर आया है। इनका ये भी कहना कि अगर हमारे बीच में से कोई भी जो कैंडिडेट है, कोई भी जो अध्यापक है फर्जी पाया जाता तो जो कानून के तहत कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ की जाए। तो ये सब जो भरोसा दिलाने के बाद, और सरकार ने भी अपने तरफ से जो हर तरीके से उसमें जिस तरीके से जो भी नियमितताएं हैं उनकी जांच करने के बाद इनको भरोसा दिलाया कि 1 महीने का जो वक्त समय दिया जाए। अगर 1 महीने में भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनशनकारियों का क्या कुछ उस पर क्या रुख है कि तब क्या करेंगे वो लोग? जी ऐसे जिस तरीके से इन्होंने साफ कर दिया कि अगर जिस तरीके से सरकार ने भरोसा दिलाया है कि 1 महीने के अंदर है जो है इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, पूरा जो है सत्यापन किया जाएगा, जांच की जाएगी उसके बाद। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने 1 महीने के बाद भी अगर ठोस कदम नहीं उठाया, इनकी जो चयन सूची जारी नहीं की, इन्हें नौकरियां नहीं दी, तो उसके बाद फिर ये कोई जो है कड़ा रुख अपनाएंगे, आंदोलन नए तरीके से फिर करेंगे और वो भयावह रूप भी जो ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि किरण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, पंचकुला में जो पात्र अध्यापकों की 10 दिन से हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ही इस अध्यापक संघ के प्रधान और संगठन सचिव को जूस पिलाकर इस अनशन को खत्म करवाया और 1 महीने के अंदर अंदर इस समस्या को खत्म करने का आश्वासन भी दिया है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जल्द ही पंचकुला वासियों को 50 करोड़ की लागत की 300 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात देंगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुरू होने से जहां लोगों को इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, वहीं हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। 50 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस नवनिर्मित 300 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर अलग अलग वार्ड बनाए जाएंगे। सभी बीमारियों के विभाग होंगे। काउंसिल रूम, रिहेबिलिटेशन सेंटर, ब्लड बैंक समेत तमाम स्पेशलिटी वार्ड होंगे। इलाज के लिए आधुनिक तकनीक लगाई जाएगी। 14 करोड़ की लागत से पुराने भवन का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। वहीं 36 करोड़ की लागत से नए भवन को भी तैयार किया गया है। नया जो ब्लॉक है बनने से हॉस्पिटल की जो है बेड स्ट्रेंथ बढ़कर 150 से 300 हो जाएगी और जिसमें सभी तरह की मल्टी स्पेशलिटी ये हॉस्पिटल होगा, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं, सभी तरह की स्पेशलिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि स्किन स्पेशलिस्ट है, साइकेट्रिस्ट स्पेशलिस्ट है, ऑर्थो है, आई है, ईएनटी है, सर्जरी है, गायनी है, फिजियोथेरेपी है। तो इस तरह से ऑडियोमेट्री है, DIC सेंटर भी हमने हॉस्पिटल के अंदर बनाया है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जिसमें कि जो भी बच्चे हैं गांव से यदि बीमार हैं तो तुरंत उस सेंटर में जाके अपना वो ले सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग है बच्चों की जाती है। उधर रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से देश की पहली CNG DMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही एक और नई ट्रेन रेवाड़ी बीकानेर पैसेंजर ट्रेन को भी रेल मंत्री ने शुरू किया। रेवाड़ी रोहतक के बीच चलने वाली देश की पहली CNG DMU ट्रेन प्रतिदिन 2 चक्कर लगाएगी। रोहतक से सुबह 5 बजे चलने वाली ये ट्रेन 7 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। इसके बाद शाम 7:50 पर यही ट्रेन रोहतक के लिए रवाना होगी, जो कि 10:10 पर रोहतक पहुंचेगी। इस ट्रेन में 25% CNG और 75% डीजल का इस्तेमाल होगा। इस ट्रेन के इंजन को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है। इस ट्रेन के इंजन में CNG की फिलिंग दिल्ली के शकूर बस्ती में होगी और ट्रेन की मेंटेनेंस भी वहीं पर होगी। इस ट्रेन के चलने से रेवाड़ी रोहतक मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। वहीं रेवाड़ी बीकानेर पैसेंजर रेवाड़ी से प्रतिदिन सुबह 5 बजे चलकर 1:20 पर बीकानेर पहुंचेगी। आपको बता दें कि रेवाड़ी NWR रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है। इस स्टेशन से प्रतिदिन दिल्ली, मुंबई, बीकानेर, भटिंडा, रोहतक और फलेरा सहित 6 मार्गों पर 108 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें 60 एक्सप्रेस और 48 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। अब इन ट्रेनों की संख्या बढ़कर 110 हो जाएगी। साथ ही ये भी बता दें कि सन 1873 में बना ये स्टेशन मीटर गेज की गाड़ियों का एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता था, मगर बाद में यहाँ ब्रॉड गेज की गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया।
उधर गुड़गांव में दिन दहाड़े हत्या की गई। सोहना रोड पर बने जेएमडी गैलेरिया मॉल की पार्किंग में रज्जे यादव नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रज्जे गुड़गांव का रहने वाला है, जो ओबीसी बैंक में किसी काम से आया था। इतने में उसके पास एक फोन आया और वो बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास गया। कुछ ही देर में वहां बाइक पर सवार होकर 2 अज्ञात बदमाश आए और उन्होंने यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस मॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवा रही है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और एक फ़ोन आया तो ये फ़ोन करते करते बाहर चले गए। कोई डॉक्यूमेंट्स मांगने की बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की। तब ये बाहर आए तो इन्होंने अपनी गाड़ी, मैं तो अंदर था, गार्ड बता रहे थे कि इन्होंने अपनी गाड़ी की जो है वो खिड़की खोली, पीछे से फायरिंग आई तो इनके पीठ में गोली मारी और 3 गोली इनके कान के पास लगी। तो फिर हम इनको उठा के हॉस्पिटल ले गए, मेदंता हॉस्पिटल। वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। तो वैसे तो लड़की ठीक थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना ही झगड़े वाली थी, ना ही ज़्यादा बोलती थी, ठीक ही थी हमारे नॉलेज में। तो लड़की बिल्कुल अजी लगाते हैं ना, एक लड़की की देख के लगाते हैं हम। तो अभी आधी लड़कियाँ नीचे आई थी तो लड़कियों ने रिपोर्ट दी है मेरे को। उसके बाद फिर मैंने पीएम साहब को फ़ोन करा, प्रिंसिपल मैडम को करा। उसके बाद उधर पुलिस विभाग भले ही हाईटेक होने की हर कोशिश कर रहा हो, लेकिन कुछ खामियों की वजह से कोशिश जमीनी स्तर पर फेल होती दिख रही है। प्रदेश के हर थाने को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम या CCTNS से जोड़ने का ऐलान किया गया था, लेकिन पावर कट की वजह से ये योजना खटाई में पड़ गई है। विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर्स का कहना है कि कई बार शिकायतें सुबह आती हैं, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण शिकायत बिजली आने के बाद शाम तक दर्ज हो पाती हैं। पुलिस स्टेशन में जनरेटर भी लगाया गया, लेकिन वो भी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। पुलिस वालों का कहना है कि पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर नेटवर्किंग पूरी होने के बाद जनरेटर को इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के हर थाने को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जोड़ा था। इससे अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड सभी थानों को एक ही डाटाबेस से उपलब्ध होगा। इसके साथ FIR की डिटेल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भी पहुंच जाएगी, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के सही आंकड़े मिल सके। योजना अच्छी है, लेकिन लागू होने में दिक्कतें दूर करने की जरूरत है। ये मशीन चल रही है, बस मशीन कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लाइट की दिक्कत है सिर्फ। तो लाइट की वजह से सारा काम प्रभावित होता है। तो जो ऑनलाइन है, जैसे अब आप मुकदमा दोगे तो वो कब पता चलेगा उसका? जी, लाइट आने के बाद। अच्छा, तो इतने मतलब वो फीड होगा तो सबमिट होगा तो ठीक है, अगर सबमिट नहीं हुआ ना तो लाइट आने का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ता है। हाँ। अगर लाइट हो तो फिर वो सारा ऑनलाइन हो जाएगा। उधर गोहाना के सरकारी कॉलेज में रोहतक विजिलेंस टीम ने छापा मारकर पवन नाम के क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्रों के नंबर बढ़ाने के मामले में कई कॉलेजों में छापेमारी की जा रही है। इस मामले को लेकर गोहाना के सरकारी कॉलेज में भूगोल के JLA पद पर नियुक्त पवन को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि रोहतक के महर्षि विश्वविद्यालय में पिछले कुछ वक्त से पेपरों में नंबर बढ़ाने का गोरख धंधा चल रहा था, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थीं। सोमवार रात से ही रोहतक के साथ साथ कई कॉलेज और संस्थानों में छापेमारी की जा रही थी और इसी कड़ी में क्लर्क की गिरफ्तारी हुई है। रोहतक से आए हैं वो विजिलेंस वाले, और कौन JLA हैं जो ज्योग्राफी में, उनको उठा के ले गए। रीजन कोई नहीं बताया। पता लगा कौन कौन से विभाग की टीम? ना उन्होंने विजिलेंस का नाम लिया था और कुछ नहीं बताया। और ये भी नहीं बताया मतलब कौन सा रीजन क्या है, ना तो ये बताया और ना उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम इनको उठा के ले जा रहे हैं, बस यहाँ से बुला के ले गए थे। बाद में पता लगा कि वो विजिलेंस वाले थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। दौड़ती गेंद, भागता बल्ला, कुश्ती कबड्डी की धमा चौकड़ी या फुटबॉल का हो हल्ला, दिमागी जंग हो या फिर उछल कूद,
खेल से जुड़ी हर एक खबर देखिए प्लेग्राउंड में। सिर्फ खबरें अभी तक पर। सत्ता के गलियारों से फिल्मी सितारों तक, बाजार की चाल, खिलाड़ियों का हाल, कब क्या हुआ, किसने किया, देश प्रदेश की तमाम खबरें हम लाते हैं आप तक। देखिए खबरें अभी तक। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है। मैंने 5-4 एकड़ में 5 पैकेट पर एकड़ के हिसाब से डाले। जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। अब मैं 32 के 32 एकड़ में सरताज जिप्सम डालने के लिए तैयार हूँ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। उम्मीदें कल से आज की, बदलते समाज की, उम्मीदें समस्याओं के समाधान की, रोटी कपड़ा मकान की, उम्मीदें सरकार से विकास की, हर आमो खास की। देखिए उम्मीदें सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। क्या है नीतियां सरकार की, उन मुद्दों पर जो करते हैं जनता के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित, और उनका है कितना असर, कहां है कमियां। देखिए कार्यक्रम नीतियां सरकार की रोजाना शाम 7:30 बजे। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुख करेंगे भिवानी का, जहां के चौधरी बंसीलाल नर्सिंग छात्रावास में जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा अंकिता ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, तब पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है, तो वहीं लड़की के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर अंकिता पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। मामले के बारे में पता उस वक्त चला जब रात के वक्त क्लास में सबकी हाजिरी ली जा रही थी। हाजिरी के दौरान जब अंकिता अनुपस्थित पाई गई तो 2 लड़कियां उसके कमरे में पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था तो धक्का देकर कमरा खोला गया, तब अंकिता को फंदे पर लटका पाया गया। आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई और अब पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। रूममेट नहीं जिसके साथ वो खाना खाती थी, उसने बताया कि 2 दिन पहले उसने अपनी वेन काटने की भी कोशिश की थी। तो शायद अब आप देख लें उसके हाथ पे कुछ निशान वगैरह तो मिले शायद नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था कि उसने नस काटने की कोशिश की थी, फिर वो काट नहीं पाई और इसी वजह से वो घबरा भी गई थी। जब हमारे रूम में आए तो उन्हें ये बताया कि उसकी मम्मी का फ़ोन आया है, उन्हें ये बताया कि अंकिता फ़ोन नहीं उठा रही है। तो इसकी क्लासरूम में ड्यूटी, इसलिए हम उसको देखने के लिए गए थे। फिर दरवाजा नहीं खुला तो लात मार या कुछ हिलाया डुलाया सर, उस वजह से दरवाजा खुला। तो फिर देख ऐसा जो है यहाँ के वार्ड जो प्रशासन है इससे तंग आकर मेरी बच्ची ने हादसा किया है। यहाँ के स्टाफ ने और ये जो लड़की है 4-5 दिन में जो ये इसको परेशान किया है, और परेशानी की वजह से पहले भी इन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया मेरी बच्ची को। मैं प्रिंसिपल मैडम से बात कर गया, चोरी का इल्ज़ाम 500 रुपये का लगाया था इन्हें। उसके बाद इससे पहले भी इल्ज़ाम लगाया मेरी लड़की के। तो वैसे तो लड़की ठीक थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना ही झगड़े वाली थी, ना ही ज़्यादा बोलती थी, ठीक ही थी हमारे नॉलेज में। तो लड़की अजी लगाते हैं ना, एक लड़की की देख के लगाते हैं हम। तो अभी आधी लड़कियाँ नीचे आई थी तो लड़कियों ने रिपोर्ट दी है मेरे को। उसके बाद फिर मैंने पीएम साहब को फ़ोन करा, प्रिंसिपल मैडम को करा। उसके बाद सेकेंड ईयर की अंकिता लड़की थी, रोहतक की रहने वाली थी, और किस परिस्थितियों में कैसे हुआ है ये अभी जो है बाद में पता चल पाएगा।
चलो ये तो पुलिस का जो मैटर है इन्वेस्टिगेशन का, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या परिस्थितियाँ रही हैं। जो जैसा भी हुआ है, जो है ये अच्छा नहीं हुआ है। वैसे सूचना मिली थी कि अंकिता नाम की लड़की ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया है। हमने आके फोटो उतरवाए हैं, मौके की जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कराएंगे बोर्ड द्वारा। और कुछ तथ्य सामने आए हैं। एक सुसाइड नोट लिखा है उसमें तो कुछ नहीं लिखा है, फिर भी हम तहकीकात करेंगे, जैसी सूरत होगी कार्रवाई करेंगे। कि पूछताछ से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई प्रेम प्रसंग के कारण इसने आत्महत्या की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नवीन जुड़े हैं। जी नवीन, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, जानना चाहेंगे? जी इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो कल की देर रात की घटना है, जहाँ पर क्लास ली जा रही थी, उसके अंदर अंकिता क्लास रूम से गायब मिली। तब जो प्रिंसिपल है और लड़की है, उन्होंने जाकर उसके रूम में देखा तो वो लड़की जो अपनी थी पंखे के अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी थी। उसके बाद इसकी जो आनंद फानन की सूचना भिवानी के जो पुलिस थाने में दी गई। पुलिस ने आकर के इस लड़की को उतारा। जो पिता है इनका साफ कहना था कि जो पहले भी इस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था, काफी दिनों से पहले भी चोरी का नाम इनका लगाया गया था, उसी के लिए लड़की ने जो में सुसाइड किया है। वही जो पुलिस का इसमें मामले में साफ कहना है कि जो लड़की का जो मामला है ये प्रेम प्रसंग का मामला है और हमारी तहकीकात चल रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ मामला साफ हो पाएगा। जी पुलिस जो कह रही है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला नजर आ रहा है, तो उनके पास उनको ऐसा क्या कुछ मिला है, उसके कमरे से मिला है या क्या कुछ जानकारी मिली है जिसके आधार पर वो इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है? पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि जो संजय है उनका साफ कहना है कि जो इसके बारे में जो सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उस पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा पाया। लेकिन जो उसके जो साथी जो लड़कियां हैं उनसे बातचीत में ऐसा कुछ मतलब सामने आया है, जिसके मतलब कि जो लड़की है जो दूसरी है, उनका कहना है कि जो प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस ने बताया है फिलहाल, और जांच अभी चल रही है। पूरी जांच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा आखिर क्या मामला है ये। जी तो उनके परिजन जो हैं छात्रावास प्रशासन पर ही आरोप लगा रहे हैं, तो छात्रावास प्रशासन इस पर क्या सफाई दे रहा है? जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके परेशान करने की वजह से उसने आत्महत्या की है। जिसके बारे में जो वार्डन जो मीना है उनका साफ कहना है कि जो लड़की है अभी तक हमें ऐसे कोई मतलब मामला हमारे सामने नहीं आया था अभी तक। दूसरी जो लड़कियां हैं जो कल क्लासरूम से गायब मिली, जब जाके उन्होंने वहाँ पे देखा है तो लड़कियों ने उनको बताया है जो लड़की है बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, ज्यादा नहीं बोलती थी। जो प्रशासन है उनका जो वहाँ पे पीएमओ साहब है भिवानी के, उनका भी साफ कहना था कि जो मामला अभी हमारे सामने आया है, पूरा मामला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद हम कुछ कह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि छात्रावास में एक लड़की ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल अभी कुछ सामने नहीं आ पाया है, लेकिन पुलिस तहकीकात में जुट गई है। उधर फरीदाबाद में कारोबारी इकबाल सिंह की मौत सफदरजंग में स्वाइन फ्लू के कारण हुई। इकबाल की मौत ने स्वाइन फ्लू की दवाइयों की कमी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इकबाल सिंह की पत्नी अविनाश कौर का कहना है कि फरीदाबाद के अस्पताल और बाजार में स्वाइन फ्लू की दवाइयां नहीं मिलने की वजह से कोरियर से दवा मंगाई गई थी। दवा मिलने में जब देर हुई तब वो इकबाल सिंह को लेकर दिल्ली सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उनका कहना है कि दवा अगर वक्त पर मिलती तो उनके पति को बचाया जा सकता था। उस टाइम पर हमें नहीं दवाई मिल पाई। फिर हमें दिल्ली में हमने अपने लोगों को भेजा, वहाँ से दवाई मिली, जिससे कि उनकी फिर दवाई पहुँची हमारे पास रात को 8 बजे, जबकि स्वाइन फ्लू का हमें सुबह पता लग पाया था। इन बिटवीन उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से वो वेंटिलेटर पर चले गए। तो केस थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसकी वजह से। क्या लगता है आपको कि ये मेडिसिन समय पे मिल पाती तो शायद, अब हम तो यही कहेंगे कि अगर उनके पास रेडिली अवेलेबल होती, जब स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ दवाई होती, तो मे बी पेशेंट के खुद भी मेंटली वो हो जाते कि हाँ मुझे दवाई मिल गई। उधर हरियाणा में स्वाइन फ्लू की दस्तक के बाद पंचकुला स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। सिविल सर्जन डॉक्टर बंसल ने बताया कि लोगों को इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतकर बीमारी से बचा जा सकता है। सिविल सर्जन ने कहा कि स्वाइन फ्लू खांसी और जुकाम से फैलता है। खांसते और छींकते वक्त मुंह को रुमाल से ढकें, भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बचें। डॉक्टर बंसल के मुताबिक पंचकुला में स्वाइन फ्लू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है और 24 घंटे डॉक्टर्स की तैनाती भी की गई है।
कि स्वाइन फ्लू है, ये आम फ्लू की तरह एक फ्लू है जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, जी मिचलाना, उल्टी वगैरह ये सब होता है। और बाद में कईयों को यदि स्वाइन फ्लू ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में दर्द होना, शरीर का नीला पड़ जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। करनाल में लोहड़ी का पर्व कुछ अलग ही अंदाज में बना। खास बात ये रही कि इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी खुद मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए बेटी बचाने के लिए जागरूक किया। सामाजिक संस्था निफा के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने बेटी जन्म की खुशी में लोहड़ी मनाई और उनके सुखद भविष्य की कामना की। इस मौके पर राज्यपाल ने हरियाणा को कन्या भ्रूण हत्या के कलंक से मुक्त करने और बेटियों को जन्म देने का संदेश दिया। गुड़गांव में भी इप्सा नाम की एनजीओ ने लोहड़ी अलग तरीके से मनाई। इप्सा डे केयर चलाती है। इप्सा ने लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से तो मनाया ही, साथ ही स्कूली बच्चों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को भी त्योहार मनाने में शामिल किया। इप्सा के सदस्यों ने कहा कि त्योहार बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है। इसके माध्यम से बच्चे भारत की संस्कृति के बारे में जानते हैं और त्योहारों का मजा भी लेते हैं। इप्सा की प्रिंसिपल आरती ने कहा कि सभी बच्चों को त्योहार मनाने का हक है और इसी को ध्यान में रखकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को साथ लेकर लोहड़ी मनाई गई। बच्चों को खिलौनों के साथ साथ लोहड़ी का प्रसाद भी दिया गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।